हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी और आप स्टडी को अपने एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 9th कावेरी बुक की एक पोइम जिसका नाम है कैनवास ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैनवास ऑफ सॉइल। तो आइए चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छे से हम इसको समझते हैं पोइम को। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। लिखा है कि पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारे पोइट हैं, ठीक है, वो पोइट क्या कर रहे हैं कि जो गार्डन ऑफ सॉइल है, यानी गार्डन होता है, गार्डन आपने देखा होगा, गार्डन की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये उसको कंपेयर करते हैं। और ये कंपेयर किससे करते हैं? एक आर्टिस्ट के पैलेट से। अब पैलेट क्या होता है भाई? आपने किसी आर्टिस्ट को या पेंटर को पेंटिंग बनाते देखा होगा। तो जो पेंटर ब्रश अपना चलाता है, तो पेंटर ब्रश कहाँ चलाता है? हवा में तो चलाता नहीं है। तो एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको कैनवास कहते हैं। ठीक है, उसी पर वो अपने ब्रश चलाता है और रंग रंग बिरंगे बहुत ही कलरफुल रंगों को यूज़ करता है और एक शानदार पेंटिंग वो बनाता है। उसी फ्लैट सरफेस ऑफ कैनवास को क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं। अब यहाँ ये जो पोएट है हमारे, वो गार्डन के सॉइल की कंपैरिजन या तुलना किससे कर रहे हैं? एक आर्टिस्ट के पैलेट से कर रहे हैं। यानी वो उस फ्लैट सरफेस से कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे रंग उकेरे जाते हैं और एक शानदार पेंटिंग बनाई जाती है, यानी एक आर्ट बनाया जाता है। रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप। जैसे एक गार्डनर होता है, गार्डन का ख्याल करता है और अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूल लगाता है। उसी प्रकार से एक आर्टिस्ट क्या होता है, वो अपने रंगों का ख्याल रखता है, अपने कलर्स का ख्याल रखता है और सुंदर सुंदर कलर चुन करके एक शानदार पेंटिंग वो बनाता है। अब जो गार्डनर होता है ना, वो प्लान करता है सीड्स। और एक जो आर्टिस्ट होता है, जैसे आर्टिस्ट क्या करता है कि कलरफुल कलर्स को लेकर के और वो पेंट करता है और अपने ब्रश के स्ट्रोक से, जो उसका ब्रश होता है, बड़ी सावधानी से, वेरी केयरफुली वो क्या करता है कि एक एक रंग को लेता है, एक एक कलर को लेता है और उसी हिसाब से एस्टिमेट करते हुए और कैलकुलेट करते हुए उसी जगह वो अपना ब्रश चलाता है और उतना ही कलरफुल वो करता है, उतना ही चटक रंग वो बनाता है या हल्का रंग वो बनाता है जिस जो पेंटिंग की डिमांड होती है। उसी प्रकार से एक जो गार्डनर होता है, वो सॉइल को परखता है, सॉइल को देखता है, जाँचता है और किस प्रकार के सॉइल में किस प्रकार के सीड लग सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कौन से बीज डाले जा सकते हैं या अच्छे जो है कि फूल उगाए जा सकते हैं, वो इसका नॉलेजेबल होता है, उसको इसका नॉलेज होता है। जिस प्रकार से एक गार्डनर को अपने सॉइल के बारे में नॉलेज होता है और बीज कैसे उसमें रोपे जाएँ कि अच्छे फूल तैयार हों, अच्छे जो है कि पौधे तैयार हों, उसी प्रकार से वो पेंटर क्या करता है, उसको भी अपने ब्रश का एक-एक कोना मालूम होता है। कहाँ कैसे ब्रश घुमाना है, कितना ब्रश घुमाना है, कितना कलर कहाँ देना है, शेड कहाँ करना है, कलर टोन कहाँ ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, लाइट कहाँ करना है, डार्क कहाँ करना है, वो उसका मास्टर होता है। तो ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। तो जैसे गार्डनर क्या करता है कि अपने सीड्स को लगा देता है सॉइल में और लगाने के बाद वो वेट करता है, किसका वेट करता है? स्प्रिंग के आने का। क्योंकि आपने जैसे ही सीड लगाया वैसे तो वो फ्लावर देगा नहीं, वैसे वो प्लांट बड़ा तो होगा नहीं, तुरंत तो बड़ा होगा नहीं, उसके लिए समय चाहिए। तो वो टाइम देता है, उसको समय देता है पौधे को पुष्पित व पल्लवित होने के लिए, प्लांट्स को स्ट्रांग होने के लिए, प्लांट्स को थोड़ा-सा हाइट लेने के लिए। और जब प्लांट एकदम हेल्दी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उसके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का टाइम आता है, तो वही वो टाइम स्प्रिंग रहता है। तो गार्डनर अपने सॉइल में सीड लगाने के बाद से वेट करता है स्प्रिंग के आने का। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन के आने का वेट करता है। स्प्रिंग सीजन में लगभग फूल खिलते हैं और शानदार तरीके से खिलते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन की जो एटमॉस्फेयर होता है, उसका जो हीट होती है, जो उसकी लाइट होती है, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही क्या होती है? सूटेबल होती है। अगला आपका क्या है? लिखा हुआ यहाँ पे, लिखा क्या है? ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। ब्लॉसम ब्लूम, ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? फूल का खिलना।
अ पेंटेड साइड, ठीक है। तो अब जब आपका क्या हो गया, स्प्रिंग सीजन आ गया, प्लांट जो कि बड़े हो गए, प्लांट हेल्दी हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो जब प्लांट फ्लावरिंग करते हैं तो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक गार्डन में एक ही टाइप के फूल लेते हैं। अगर आपके पास भी गार्डन हो, आपने आपके पास अगल बगल गार्डन हो आपके घर में, या आपके पास गार्डन हो, तो आप देखा होगा आपने कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ही वैरायटी वैरायटी के फूल लगाते हैं, ठीक है। कई प्रकार के फूल लगाते हैं वो, और हर प्रकार के फूल जब एक ही साथ खिलते हैं या आगे पीछे खिलते हैं तो उससे गार्डन की सुंदरता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, लाल पीले हरे नीले बैंगनी हर प्रकार के रंग के फूल खिले हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि उस सुंदर सूरज की रोशनी में जब सनलाइट होता है, जब अच्छा प्रकाश धूप जब होती है, तो उस प्रकाश में जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है कि ये जो आपके फ्लावर है ना, वो डांस कर रहे हो। हवा के बहने के डायरेक्शन में, हवा के बहने के साथ साथ उसी लचक के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं वो फ्लावर्स। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, ठीक है। और उधर पेंटिंग वाले में क्या होता है कि पेंटर अपना ब्रश उठाता है, ब्रश स्ट्रोक से वो कलर को पेंट करता है। तो पेंटर भी क्या करता है कि एक ही प्रकार का कलर यूज़ नहीं करता है। कभी वो डार्क कलर यूज़ करेगा, कभी वो लाइट कलर यूज़ करेगा, कभी माइल्ड करेगा। तो उसके ब्रश स्ट्रोक के जो शेड्स में क्या आता है कि कई प्रकार के शेड्स ऑफ कलर्स आते हैं। कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, ठीक है। और अंत में पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो उसी प्रकार से जो गार्डन होता है, गार्डन में भी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट बहुत से प्रकार के फूल खिलते हैं। और जिस प्रकार से गार्डन फूलों से भरा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार से उस पेंटर की जो पेंटिंग होती है, उसमें भी कलरफुल कलर्स के शामिल हो जाने के नाते उसकी पेंटिंग भी क्या होती है, जैसा लगता है मानो कि पेंटिंग में 4 चाँद लग गया हो। और नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, इसी प्रकार से जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, उसकी कलाकारी हमेशा नई होती है। Each plot a canvas white where art and life coincide in the hands of those who till gardens becomes painting still. Each plot a canvas white. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जितने भी गार्डन हैं इस संसार में, हर एक नया गार्डन क्या होता है, एक नया प्लॉट की तरह होता है। इन हर एक नया गार्डन एक नए कैनवास की तरह होता है, और उस कैनवास पे तरीके तरीके के पेंटर अपनी अपनी कलाकारी को उकेरते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के माली जो होते हैं, अलग अलग गार्डन को अलग अलग हिसाब से सींचते हैं, उसको पुष्पित व पल्लवित कराते हैं। वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड, और चाहे गार्डन हो, चाहे आपका पेंटर का कैनवास हो, ये ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आर्ट और लाइफ दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। आर्ट और लाइफ एक होने का मतलब क्या है कि आर्ट मतलब क्या होता है, कला होती है, और लाइफ मतलब जीवन होता है। तो कला में ऐसी ताकत होती है कि वो निर्जीव चीज़ को भी जीवन दे दे। कभी-कभी इतनी सुंदर पेंटिंग भी बना देता है कि जैसे प्रतीत होता है, जैसा लगता है कि पेंटिंग से अभी वो चित्र क्या उठेगा, बोल उठेगा। ये एक कलाकार की ताकत होती है, रंगों की ताकत होती है, एक्सप्रेशंस की ताकत होती है, और फीलिंग को उस कैनवास पे उभारने की ताकत होती है। जैसे सुंदर फूल जब गार्डन में खिलते हैं और लहलहाते हैं हवा के साथ, और अपने सुंदरता की छटा जब बिखेरते हैं, तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, अगर कोई प्रकृति प्रेमी है, जो नेचर से प्रेम करता है, ऐसा लगता है कि फूल अभी बोल उठेंगे। वो सुंदर फूल जो शानदार लग रहे हैं, एकदम अच्छे प्रतीत होते हैं, बहुत ही मधुर छटा के साथ वो बिखेरे गए हैं, ऐसा लगता है कि फूल अभी बोल उठेंगे। तो हालाँकि पौधे में जीवन होता है, ये तो साबित हो ही गया है। तो वही कह रहा है कि वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्साइट इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम्स पेंटिंग स्टिल। कह रहा है कि बहुत से लोगों के हाथों में गार्डन आते हैं, बहुत से लोगों के हाथों में ब्रश स्ट्रोक्स आता है, पेंटिंग का कैनवास आता है, और लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से गार्डनर गार्डन को सींचता है, उसे हरा भरा रखता है, उसको फुल करता है, इंजॉय करता है, और रंग बिरंगे फूलों से उसको भर देता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो आर्ट है, ये जो कलर है, वो भी रंग भरते हैं। जैसे एक पेंटर अच्छी पेंटिंग बना करके हमारा मन मोह लेता है, हमें आर्टिस्टिक को दिखाता है, हमें
एस्थेटिक बनाता है, वो सुंदरता की पहचान करना सिखाता है, उसी प्रकार से कलर और लाइफ, जैसे आर्ट और लाइफ एक हैं, उसी प्रकार से लाइफ और कलर भी क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं। हमारे लाइफ में जब तक कलर्स नहीं रहेंगे, लाइफ में कलर्स होने का मतलब खुशियाँ होगा, तो हमारी लाइफ जब कलरफुल नहीं रहेगी, हमारे जीवन में रंग नहीं रहेंगे, खुशियों के रंग नहीं रहेंगे, तो वो जीवन बेकार है। तो यहाँ इस पोएम में पोएट क्या करते हैं कि पोएट गार्डन को और पेंटिंग के आर्ट को कंपेयर कर रहे हैं। ब्रश स्ट्रोक को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सॉइल से। अब लगे हाथ इस पोएम के थीम भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थीम, जो इसकी प्रमुख थीमें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहली थीम आपकी होगी गार्डन एज आर्ट, गार्डनिंग एज आर्ट और क्रिएटिविटी इन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। कह रहे हैं कि जो गार्डनिंग है वो आर्ट के प्रकार का है, यानी जैसे एक माली गार्डन को सींचता है, बनाता है, उसे खूबसूरत बनाता है, उसी प्रकार से एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के प्रति उतना ही जुनूनी होता है। वो रंगों का ख्याल करता है, चुनिंदा रंग चुनता है और अच्छे रंगों का चयन करता है। उसी प्रकार से माली भी अपने प्लांट्स के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करता है, चूज़ करता है और अच्छे माहौल का चूज़ करता है, उसको देखभाल करता है, उसे सींचता है, पालता है, पोसता है उसको, उसमें समय देता है और वो क्या उसमें पेशेंस की डिमांड करता है, वो पेशेंस रखता है, वो धैर्य रखता है, वो पौधों के बढ़ने का इंतज़ार करता है, ठीक है? उसी प्रकार से एक आर्टिस्ट भी करता है। दूसरी जो इसकी थीम है वो पेशेंस एंड क्रिएटिव प्रोसेस है। कह रहा है कि ये दोनों कामों में, चाहे गार्डनिंग का काम हो, चाहे पेंटिंग का काम हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पेशेंट नहीं हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो फिर आप ये दोनों काम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आर्ट और गार्डनिंग में पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। भाई पौधे तुरंत बीज लगाते ही बड़े नहीं हो जाएँगे। और तो ऐसा नहीं कि आप जो है कि कहीं से रेस्टोरेंट से आए खाना-वाना खा के और ब्रश उठाए और पेंटिंग करने लगे, ऐसा नहीं होता है। पहले उसकी थीम मन में आती है, उसका आइडिया मन में आएगा, डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स आएँगे उसके, कोई पॉइंट आप सोचेंगे, फिर आप ब्रश चलाना शुरू करेंगे। हो सकता है कि बीच में आपके विचार टूट जाएँ, वो पेंटिंग आपसे पूरी ना हो पाए। तो उसमें टाइम लगता है भाव आने में और पेंटिंग बनने में। अगला आपका थीम इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड पोटेंशियल। आर्ट को लाइफ के साथ ट्रांसफॉर्म करना और पोटेंशियल, यानी आर्ट में वो पोटेंशियल है कि किसी भी निर्जीव चीज़ को क्या दे दे, वो लाइफ दे दे, किसी भी लाइफलेस थिंग को वो क्या बना दे, अलाइव कर दे, वो ये ताकत होती है दोनों में। उसके बाद आपका क्या थीम हो जाएगा? यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, हार्मोनी इन वैरायटी। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कहने गार्डन में बहुत से प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रजाति के होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, अलग अलग स्पीसीज के होंगे, लेकिन उन सब का एक ही काम होता है, खिलना और खिल करके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाना। उधर हार्मनी इन वैरायटी, जैसे एक पेंटर होता है, बहुत सी प्रकार की पेंटिंग बनाता है, लेकिन जितनी भी पेंटिंग वो बनाएगा उसमें उसका मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्ट यही रहेगा कि आर्ट को जिंदा किया जाए, फीलिंग्स को जुबान दी जाए, फीलिंग्स को कलर दिया जाए और फीलिंग्स को पोर्ट्रेट किया जाए, चित्रित कर दिया जाए। नेचर्स आर्टिस्टिक ऑटोमनी। और लास्ट में जो थीम है आपकी कि नेचर क्या है, नेचर में आर्टिस्टिक टच होता है। नेचर स्वयं अपने आप को बनाती बिगाड़ती रहती है। नेचर का काम बैलेंस करना है। नेचर सुंदरता देती है संसार को और इसके साथ ही साथ नेचर का जो आर्ट वर्क है वो भी काबिले तारीफ होता है। नेचर अपने आप में एक आर्ट है और वो उसी हिसाब से चीज़ों को अपने आप क्या करती है, मैनेज करती है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि पोइम में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, यानी लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई हैं। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ब्लॉसम बूम हो गया और डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट हो गया, ठीक है। और ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, ये देखिए यहाँ ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, ये जो 3 लाइनें हैं इनमें आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, ह्यूमन टच दे देते हैं, यानी उसको हम इंसानों जैसा दिखाएंगे, लिविंग थिंग जैसा हम उसको पोर्ट्रे करने लगते हैं, तो वहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाता है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, तो क्या फूल डांस करते हैं? ऐसा तो नहीं है। हवा जब बहेगी तो फूल हिलेंगे,
तो उसके हिलने को कह रहा है कि फूल लगता है जैसा कि फ्लावर डांस कर रहे हो। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है, ऐसा ह्यूमन करते हैं, ऐसा नेचर नहीं करती, ऐसा पेड़ पौधे नहीं करते हैं, ऐसा फूल नहीं करते हैं। ब्लॉसम ब्लूम, इसमें भी आपका पर्सनिफिकेशन है। और ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, इसमें भी आपका पर्सनिफिकेशन है। उसके बाद से स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ये जो आपका है, यहाँ जो आपकी लाइन है स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ठीक है। और उसके साथ साथ शेड्स ऑफ ग्रीन, यहाँ जो लिखा है शेड्स ऑफ ग्रीन। और फिर देख लेते हैं इसमें पेंटेड साइट और मॉर्निंग लाइट। पेंटेड साइट, ठीक है, पेंटेड साइट और मॉर्निंग लाइट। तो इन तीनों में आपका क्या है, इन सभी में क्या है, इमेजरी है। इमेजरी में क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से वर्ड के थ्रू एक इमेज जनरेट की जाती है दिमाग में, एक विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं इमेजरी। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ब्लॉसम ब्लूम पेंटेड प्लॉट। अब देख लीजिए ब्लॉसम ब्लूम और पेंटेड प्लॉट देख लेते हैं। ब्लॉसम बूम, ठीक है, ये देख लीजिए आप। ब्लॉसम बूम में आपका क्या है, एलिट्रेशन है इसमें। एलिट्रेशन कैसे है, ब्लॉसम में बी है, ब्लूम में भी बी है, यानी बॉ साउंड यहाँ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और एक और आपका यहाँ पे पेंटेड प्लॉट, ठीक है, पेंटेड जो प्लॉट आपका है उसमें भी पी साउंड क्या हो रहा है, पॉ साउंड जो है कि बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम जब कॉन्सोनेंट साउंड हमारा जब रिपीट होता है ना, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, सिंबलिज्म। जैसे स्प्रिंग है, मॉर्निंग लाइट है, सीड्स है, ठीक है। तो जो आपका स्प्रिंग है ना, वो किसको प्रतीक देता है, किसको सिंबलाइज करता है, रिन्यूअल एंड न्यू बिगनिंग को। और मॉर्निंग लाइट, मॉर्निंग जो लाइट है उसका क्या यहाँ मीनिंग है, वो यहाँ किस रूप में यूज किया गया है, तो क्लैरिटी के लिए यूज किया गया है, फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया गया है, नए विचारों के लिए यूज किया गया है। शीट्स जो आपकी हैं, जो बीज यहाँ दिखाए गए हैं, तो वो किसको शो कर रहे हैं, वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को शो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को शो कर रहे हैं, ठीक। जहाँ तक राइमिंग स्कीम की बात हम कर लें, इसकी राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपका ये लाइन का आपका लास्ट वर्ड है डीप, ये आपका सीप। तो अगर ये डीप है तो इसका एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। तो डीप जैसा सीप है कि नहीं, सीप और डीप का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा है, तो इसको भी हम ए नाम दे देते हैं। अब ये ट्रू है, यानी ऊपर दोनों साउंड से डिफरेंट साउंड है, तो इसको हम बी कर देते हैं। और ह्यू, तो ह्यू और ट्रू एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं, एक जैसा साउंड कर रहे हैं कि नहीं, तो इसको हम भी कर देते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा में, साइट लाइट। तो साइट अलग साउंड है, सी कर लीजिए, लाइट अलग साउंड है, सी कर लीजिए, ब्लू न्यू, ठीक है, तो डी डी कर लीजिए। यानी ए बी ए बी बी सी सी डी डी, ये इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका राइमिंग स्कीम। पूरे आप देखेंगे इसी प्रकार से फॉलो हो रहा है। आप यहाँ भी देख लीजिए, वाइड है, कंसाइड है, टिल है और स्टिल है। पेयर में लाइनें क्या कर रही हैं, अपने आप में मैच कर रही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग इस एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो निश्चित रूप से इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,